हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है फॉर द बीपीएससी एस्पिरेंट्स, तो जिसका ये अगला पार्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं, पिछले पार्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? ए जमोरिन, बी अल्मीडा, सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। 1509 ईस्वी में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सत्य स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों का भारत में, या फिर अगर ये कह दे कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है तो ये अल्बुकर्क को मारिएगा। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? ए डियाज, बी वास्को डिगामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन, कन्नूर, गोवा, दमन दीव, हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। अल्मीडा 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में वायसराय बनकर आया। इसने पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत स्थितियों से विवाह का प्रोत्साहन दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, सी कर्नाटक की राजगद्दी की जंग, या डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। तो ये जब भी पूछ लेगा कर्नाटक युद्ध के बारे में तो क्या कारण था? अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो, डी जोशिया चाइल्ड। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। व्याख्या देख लेते हैं। थॉमस बेस्ट ने सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि विलियम हॉकिंस किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया था। ये भी बहुत बार पूछ देता है, तो ये आप नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ए गोवा, बी बंगाल में हुगली, सी आरकोट, डी सूरत। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में थी। तो आप ध्यान में रखेंगे पॉइंट्स को। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? ए मिथिला, बी तिरहुत, सी सारण, डी मगध। ई कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारण।
व्याख्या देख लेते हैं। फतेह शाही का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला और भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोहों में से पहला विद्रोह था। यह विद्रोह छापामार युद्ध था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गया और वह अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? ए श्रीरंगपट्टनम, बी गुलबर्ग, सी हम्पी, डी हैदराबाद, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम। व्याख्या देख लेते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया। टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उसके पिता हैदर अली ने उसे ही शेरे मैसूर की उपाधि दी थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे सर। ये पट्टनम तो आपको क्लियर हो गया राजधानी। उसके बाद ये पॉइंट रखेंगे कि फ्रांसीसियों से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। और उसके बाद टीपू की वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने उसे शेरे मैसूर की उपाधि दी थी। तो अगर ये पूछ ले कि शेरे मैसूर की उपाधि टीपू सुल्तान को किसने दी थी, तो उनके पिता हैदर अली ने दी थी। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ए शाह सूजा से, बी जमान शाह से, सी दोस्त मोहम्मद से, डी शेर अली से। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाह सूजा से। व्याख्या देख लेते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगान अमीर शाह सूजा से प्राप्त किया था। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया से संबंधित थे। इन्होंने 1797 ईस्वी में रावी एवं झेलम के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला और 1798 से 99 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने कुछ सिख मसलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1800 ईस्वी के पश्चात अफगानिस्तान की राजनीति शक्ति का पतन हो गया और 1809 ईस्वी में शाह शुजा काबुल से भागकर शरण लेने के लिए रणजीत सिंह के यहाँ पहुंचा और कोहिनूर उन्हें भेंट के रूप में दिया। तो ध्यान में रखेंगे कि जब जान बचाने के लिए काबुल भागा तो शाह शुजा ने रणजीत सिंह को क्या दिया था? कोहिनूर हीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ? ए अली वर्दी खान, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला, डी मुर्शिद कुली जफर खान। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। व्याख्या देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। चलिए इसे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? ए विजयनगरम का राजा, बी हैदराबाद का निजाम, सी तमिलनाडु के पोलीगार, डी त्रावणकोर के दीवार वेलुथम्पी, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद का निजाम। व्याख्या देख लेते हैं। दक्षिण भारत में 1794 ईस्वी में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए की भेंट देने को मजबूर किया। राजा ने जब इसे स्वीकार कर लिया तो कंपनी ने उनकी जागीर जब्त कर ली। राजा ने विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार डिंडी कुल तथा मालाबार के पालीगारों ने भी अंग्रेजी भूमिकर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया। 1801 से 5 ईस्वी तक अभ्यर्पित जिलों तथा उत्तरी अर्काट के जिलों के पालीगणों का विद्रोह चलता रहा। 1805 ईस्वी में वेलेजली ने त्रावणकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा ने संधि की शर्तों से अप्रसन्न होकर सहायक कर देने से मना कर दिया। अंग्रेज रेजिडेंट के धृष्टतापूर्ण कार्यों के विरुद्ध दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया।
हैदराबाद का निजाम सदैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा तथा उसने कभी उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ए 12 अगस्त 1765, बी 18 अगस्त 1765, सी 29 अगस्त 1765 एंड डी 21 अगस्त 1765। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से अंग्रेजों को दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खां, बी सिताब राय, सी राय दुर्लभ, डी सैयद गुलाम हुसैन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खां। व्याख्या दे लेते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए नायब दीवान बनाया था, जो मुर्शिदाबाद में रहकर कार्य करता था, तथा राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान बनाया, जो पटना में रहकर कार्य करता था। तो अब देख सकते हैं कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय को दीवान बनाया गया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय, डी बहादुर शाह द्वितीय। ये हो जाएगा बी शाह आलम द्वितीय। व्याख्या देख लेते हैं। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, परंतु 1772 में मराठों के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली लौटा। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी। अब बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गया। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। तो ये भी बहुत बार पूछ लेता, आप ध्यान रखेंगे कि अंतिम अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ए हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंदराज। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज तथा 3 करोड़ रुपए की युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपयों का भुगतान न कर दें, तब तक अपने 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के शिविर में बंधक के रूप में रखना था। इस संधि ने मैसूर को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया और टीपू के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाए रखना असंभव हो गया। कॉर्नवालिस ने संधि के बाद कहा था कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ए 6 अक्टूबर 1764 को, बी 10 अक्टूबर 1764 को, सी 18 अक्टूबर 1764 को, डी 22 अक्टूबर 1764। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 अक्टूबर 1764। व्याख्या देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजों की विजय हुई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी होल्ट मैकेंजी, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होल्ट मैकेंजी।
व्याख्या देख लेते हैं। महालवाड़ी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। तो आप ध्यान में रखेंगे कि कहाँ-कहाँ स्टार्टिंग में लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू हुई थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, बहुत बार पूछ लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया है? ए वार्षिक बंदोबस्त, बी महलवाड़ी बंदोबस्त, सी अस्थायी बंदोबस्त, डी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थायी बंदोबस्त। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया था तथा किसान भूमिहीन हो गए, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई। ए छत्तीसगढ़ में, बी बिहार में, सी उत्तर प्रदेश में, डी तमिलनाडु में, ई कोई नहीं है एक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 में आधुनिक तमिलनाडु के बारामहल जिले से प्रारंभ की गई थी। यह व्यवस्था मूल रूप से वर्ष 1820 में मद्रास तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम यह मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसियों तथा असम के कुछ भागों में शुरू की गई थी। यह व्यवस्था लगभग 51% भूमि पर फैली थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? ए लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, बी ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, डी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा की गई थी। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना 1857 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन 1859 में किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा? ए 1860 से 61, बी 1876 से 78, सी 1896 से 97, डी 1899 से 1900। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1876 से 78। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सबसे बड़ा अकाल 1876 से 78 में पड़ा। यह संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। इसमें 50 लाख व्यक्ति मारे गए। इसके बाद सन 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया। इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? ए मैकडोनल आयोग, बी कैम्पबेल आयोग, सी ल्याल आयोग, डी स्ट्रेची आयोग। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेची आयोग। व्याख्या देखते हैं। स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1833 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार की गई। इसमें साधारण अवस्था में बचाव और राहत कार्यों के आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्यों की सूची दी गई। अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव मैकडॉनल आयोग ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। ए ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, बी भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, सी रेलवे की गारंटीड ब्याज, डी उपयुक्त सभी ही कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तथाकथित होम चार्जेस या देशी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों के पेंशन में शामिल थे। देशी खर्च में भारत संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी थॉमस मुनरो, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डी लॉर्ड वेलेस्ली। ई कोई नहीं है एक से अधिक। व्याख्या तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस मुनरो। व्याख्या देख लेते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। ए जमींदारी प्रथा, बी रैयतवाड़ी, सी महालवाड़ी, डी दहसाला। ई कोई नहीं है इससे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैयतवाड़ी। व्याख्या देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूस्वामी होता था तथा वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को माना जाता है। इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? ए जमींदार, बी सरकार, सी साहूकार, डी व्यापारी, बिचौलिए। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमींदार। ब्रिटिश कालीन कृषक वर्ग जमींदारों से प्रताड़ित था। जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिससे वह काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे। वह समय पर लगान न देने पर जमीन वापस छीन ली जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई। बम्बई से थाने तक 1853 में प्रथम रेल भारत में चली। यद्यपि रेलवे लाइन बिछाने का बृहद स्तर पर कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी महात्मा गांधी, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी राजेंद्र प्रसाद। ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। व्याख्या देख लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार तथा संविधान सभा प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आलोचक थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हमेशा शोषणकारी बताया एवं आलोचना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन और सरकार भारत का शोषण कर रहे हैं तथा अंग्रेजी राज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिसे वे व्हाइट मैन वर्डन कहते हैं। उनका कथन है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी? ए आर सी दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी बिपिन चंद्रपाल, डी लाजपत राय। कोई नहीं है इसे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। व्याख्या देख लेते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबिल कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। 1852 ईस्वी में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने पत्र इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में पहली बार भारतीय धन की निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तकें जिसमें उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। व्याख्या देख लेते हैं।
रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त का यह कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं को संदर्भ में है। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेताओं को दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले आदि का मानना था कि ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने के बजाय उसमें सुधार लाया जाए। उनका विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने रखना अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? ए जमींदारों के साथ, बी ग्रामीण समुदाय के साथ, सी मुकदमों के साथ, डी किसानों के साथ। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता था। तो अभी इस पार्ट के लिए हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।